नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले की है। ये बात 2017 की है। इसी जिले में एक थाना है, थाना सदर मटियोली। इसी के पास ही एक गांव है, खुन्नन कलां। इसी गांव के रहने वाले गुरमेज सिंह के दो बेटे, 32 साल का राजेंद्र सिंह और 29 साल का बलजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला। गरीब परिवार के होने के कारण राजेंद्र और बलजिंदर जाटों के खेतों में काम करके गुजर बसर करते थे। मेहनत की बदौलत दोनों भाई घर खर्च चलाने के साथ साथ थोड़ी बहुत बचत भी कर लेते थे। राजेंद्र सिंह की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी। वह अपने बीवी बच्चों के साथ गांव में ही अलग मकान में रहता था। बलजिंदर की शादी 8 साल पहले फाजिल्का के गांव महुआना बोदला निवासी थाना सिंह की बेटी सोमपाल कौर के साथ हुई थी। दोनों का 7 साल का एक बेटा अभि सिंह था। राजेंद्र सिंह खेतों में कंबाइन से फसल काटने का काम करता था, जबकि बलजिंदर ट्रैक्टर चलाता था। सोमपाल कौर भी मजदूरी करती थी। 14 अप्रैल 2017 की सुबह बलजिंदर हमेशा की तरह अपने काम पर गया, लेकिन उस दिन वापस घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी सोमपाल कौर और बड़ा भाई राजेंद्र सिंह पूरा दिन और रात भर उसके फोन पर कॉल करते रहे। फोन की घंटी तो बजती रही, लेकिन किसी ने कॉल उठाया ही नहीं। अगली सुबह राजेंद्र सिंह सीधे सोमपाल कौर के पास पहुंचा। उसने पूरी बात सुनी और तुरंत बलजिंदर की तलाश में निकल पड़ा। पहले तो उसने आसपास के गांवों में रहने वाले रिश्तेदारों और बलजिंदर के दोस्तों के यहां पता किया, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, वह वहां नहीं आया था। बलजिंदर गांव का काफी हंसमुख और मददगार इंसान था। उसके बिना गांव के लोग भी बेचैन हो उठे। हर कोई उसे ढूंढने में लग गया। रिश्तेदार, दोस्त और गांव वाले मिलकर इधर उधर पूछताछ कर रहे थे, लेकिन 3 दिन बीत गए और बलजिंदर का कोई अता पता नहीं मिला। परेशान होकर गांव के सरपंच और बुजुर्गों के कहने पर 19 अप्रैल 2017 को राजेंद्र सिंह ने मटियोली थाने में जाकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। थाना सदर मटियोली के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने राजेंद्र सिंह को भरोसा दिलाया कि पुलिस बलजिंदर की तलाश में पूरी मेहनत करेगी। लेकिन राजेंद्र सिंह के मन में कई सवाल थे। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि जो भाई रोज शाम 6 बजे तक घर लौट आता था, वह अचानक कहां गायब हो गया। 20 अप्रैल को राजेंद्र सिंह अपने गांव के दोस्तों हरदीप, बलजिंदर और जालंधर सिंह के साथ अपने भाई की तलाश में निकला। वे राजस्थान फीडर नहर के किनारे से गांव की ओर लौट रहे थे जब भुल्लर गांव के पास उन्हें एक भयानक दुर्गंध का सामना करना पड़ा। सभी ने नहर में झांककर देखा तो नहर के किनारे एक केसरी रंग का पटका दिखाई दिया, जिसे देखकर राजेंद्र सिंह को शक हुआ। वह जानता था कि उसका भाई अक्सर केसरी रंग का पटका बांधता था। हालांकि दुर्गंध इतनी तेज थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था और उसके दोस्तों ने नहर के पास जाने से मना किया। लेकिन राजेंद्र सिंह का मन नहीं मान रहा था। वह पटके की ओर बढ़ते हुए नहर के पास पहुंच गया। उस जगह नहर में बांध सा बना था, इसलिए वहां पानी रुका हुआ था। राजेंद्र सिंह ने जैसे ही नहर में झांककर पानी में लाश देखी, वह चिल्ला उठा और अपने दोस्तों को आवाज दी। सभी ने मिलकर पानी में उतरकर लाश को बाहर निकाला। यह लाश उसके छोटे भाई बलजिंदर सिंह की थी। अपनी आंखों के सामने अपने जवान भाई की लाश देख राजेंद्र सिंह टूट पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। एक दोस्त ने तत्काल जाकर यह सूचना थाना सदर मटियोली पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस ने लाश और केसरी रंग का पटका कब्जे में लिया और पंचनामा तैयार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बलजिंदर सिंह की गुमशुदगी को लाश की बरामदगी के बाद हत्या के केस में बदल दिया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या, 201 साक्ष्य को नष्ट करना और 34 साझा इरादा के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच अब तेजी से शुरू हो चुकी थी। शुरुआती जांच में इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने बलजिंदर के परिवार और पड़ोसियों के बयान लिए, साथ ही उसके खास दोस्तों से भी पूछताछ की, लेकिन किसी से कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। बलजिंदर बहुत ही मिलनसार इंसान था और उसकी किसी से दुश्मनी या लड़ाई नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि बलजिंदर की हत्या गला घोंटकर की गई थी और उसके पेट में नशे के अंश भी पाए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश मृतक के परिवार वालों को सौंप दी गई और उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन जब जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला,
तो इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने गांव के मुखबिरों का सहारा लिया। मुखबिरों ने जांच के बाद बताया कि बलजिंदर की पत्नी सोमपाल कौर और हरबंस सिंह की पत्नी परमजीत कौर के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। इस रिश्ते की वजह से सोमपाल कौर और बलजिंदर के बीच कई बार झगड़े हुए थे। मुखबिरों ने यह भी बताया कि परमजीत कौर की छवि गांव में अच्छी नहीं थी। उसे गलत औरत माना जाता था और वह अक्सर सोमपाल कौर को जाट जमींदार गुरप्रीत सिंह उर्फ पिंदा के खेतों में काम करने के लिए भेजती थी। यहाँ काम खत्म होने के बाद सोमपाल कौर कई घंटे अकेले पिंदा के घर पर बिताती थी। इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने परमजीत कौर पर शक जताने से पहले पिंदा के बारे में भी जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि पिंदा एक अय्याश किस्म का जमींदार था जो अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया में था। वह गांव की कई जरूरतमंद औरतों के साथ रिश्ते बना चुका था और बहला फुसलाकर काम दिलवाने के बहाने उन्हें अपने घर बुलाता था। जानकारी यह भी थी कि परमजीत कौर ही उन औरतों को पिंदा के पास भेजती थी। परमजीत कौर, गुरप्रीत कौर और पिंदा के बारे में ठोस जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने गुपचुप तरीके से उन्हें थाने बुलवाया। सबसे पहले उन्होंने परमजीत कौर से पूछताछ करने का फैसला लिया। पूछताछ शुरू करने से पहले इंस्पेक्टर ने अपनी रणनीति के तहत लेडी कांस्टेबल जसवीर कौर को परमजीत कौर के कमरे में भेजा। जसवीर कौर ने परमजीत कौर को धमकाते हुए चेतावनी दी, साहब बड़े गर्म मिजाज हैं। अगर तुमने हमारी बात का सीधा सच्चा जवाब नहीं दिया तो समझो तुम्हारी फांसी पक्की है। इसलिए जो भी सवाल पूछे जाएं, उनका सही सही जवाब देना। यह धमकी परमजीत कौर पर दबाव डालने के लिए दी गई थी ताकि वह सच बताए। परमजीत कौर ने इंस्पेक्टर परमजीत सिंह की धमकी सुनते ही बिना वक्त गंवाए एक सांस में सब कुछ उगल दिया। उसके बयान के बाद इंस्पेक्टर परमजीत सिंह ने तुरंत पुलिस टीम भेजकर बलजिंदर की पत्नी सोमपाल कौर और कुलविंदर सिंह उर्फ भूप को थाने बुलवा लिया। अगले दिन पुलिस ने परमजीत कौर, सोमपाल कौर, गुरप्रीत सिंह उर्फ पिंदा और कुलविंदर सिंह उर्फ भूप को बलजिंदर सिंह उर्फ बिल्ला की हत्या के आरोप में अदालत में पेश किया और 23 अप्रैल तक के लिए पुलिस रिमांड पर ले लिया। रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में जो कहानी सामने आई वह एक ऐसी महिला की थी जिसने दूसरों के महलों और ख्वाबों में खोकर अपने घर को ही तबाह कर दिया। यह कहानी थी एक बेअक्ल औरत की जिसने बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आकर अपने परिवार की खुशियों को नुकसान पहुंचाया। शादी के बाद सोमपाल कौर बहुत खुश थी। बलजिंदर जैसा मेहनती पति पाकर उसे लगता था जैसे उसे सब कुछ मिल गया हो। गरीब परिवार की बेटी जो गरीब घर में ब्याह कराई थी, उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं थी। उसकी बस एक ही इच्छा थी, 2 वक्त की रोटी और शांति से घर का गुजारा। वह सोचती थी कि यही जीवन का असल सुख है। बलजिंदर के लाख मना करने के बावजूद सोमपाल कौर ने कंधे से कंधा मिलाकर अपने पति के साथ मेहनत की। दोनों ने मिलकर पैसे जमा किए और एक कच्चे घर की जगह पक्का घर बनवाया। इसके बाद जब बेटा अभी हुआ तो सोमपाल कौर को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वह अपने छोटे परिवार में संतुष्ट थी। करीब 2 साल पहले सोमपाल कौर ने गांवों में काम करना बंद कर दिया था और अब उसका अधिकांश समय बेटे अभी के लालन पालन में ही गुजरता था। लेकिन एक दिन बलजिंदर अचानक बीमार पड़ गया और उसकी बीमारी की वजह से वह 2-3 महीने तक काम पर नहीं जा सका। इससे घर की आर्थिक स्थिति डगमगा गई। बलजिंदर के पूछने पर सोमपाल कौर ने दूसरे के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। बाद में जब बलजिंदर ठीक हो गया तो उसने सोमपाल कौर से घर पर रहने के लिए कहा, लेकिन सोमपाल ने उसे समझाया, इसमें क्या बुराई है, मैं घर पर खाली बैठी रहती हूं, 4 पैसे जमा हो जाएंगे जो भविष्य में अभी के काम आएंगे। सोमपाल कौर की बात सही थी और बलजिंदर चुप हो गया। अब दोनों पति पत्नी सुबह अभी को स्कूल भेजकर काम पर निकल जाते थे और स्कूल से लौटने पर अभी अपने ताया राजेंद्र के घर चला जाता था। लेकिन लगभग 1 साल पहले जब सोमपाल कौर एक दिन काम से घर लौट रही थी तो पिंदा के खेतों के पास से गुजरते हुए उसकी नजर पिंदा पर पड़ी। पिंदा की नजर में उसे देखते ही एक अजीब सी आकर्षण महसूस हुआ और वह पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया। पिंदा पिछले 2 साल से अपनी पत्नी से तलाक के मुकदमे में उलझा हुआ था और उसकी रातें रंगीन करने का काम परमजीत कौर करती थी। पिंदा ने जब सोमपाल कौर को देखा तो वह पहले उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने परमजीत कौर से जानकारी ली और जाना कि वह अपने ही गांव की है तो पिंदा ने यह तय कर लिया कि उसे किसी भी हाल में सोमपाल कौर चाहिए।
पिंदा ने परमजीत कौर के सामने नोट फेंकते हुए कहा कि वह किसी भी कीमत पर सोमपाल कौर को हासिल करना चाहता है। परमजीत कौर, जो ऐसे कामों में माहिर थी, उसने पिंदा की बात पर ध्यान दिया। वह जानती थी कि सोमपाल कौर को फंसाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने तरीके से यह काम कर दिखाने की ठानी। उसने सोमपाल कौर को फंसाने के लिए ऐसा जाल बिछाया कि वह ना चाहते हुए भी परमजीत कौर की बातों में आ गई और पिंदा के बिस्तर पर पहुंच गई। धीरे धीरे सोमपाल कौर और पिंदा के बीच शारीरिक आकर्षण और चाहत का ऐसा चस्का लग गया कि दोनों एक दूसरे के साथ रहने के सपने देखने लगे। पिंदा ने सोमपाल कौर के लिए अपनी तिजोरी खोल दी थी और अब सोमपाल कौर को यह एहसास होने लगा कि वह जल्द ही जमींदारनी बनने वाली है। लेकिन बलजिंदर के रहते यह सब मुमकिन नहीं था। हालांकि यह खेल गुपचुप तरीके से चलता रहा, लेकिन यह अब लंबे समय तक नहीं चल सकता था। आखिरकार एक दिन यह खबर बलजिंदर के कानों तक पहुंच ही गई। उसने सोमपाल कौर से प्यार से कहा, कल से तुम बाहर काम पर जाना बंद कर दो और घर पर रहकर बेटे की परवरिश पर ध्यान दो। कमाने के लिए मैं काफी हूं। लेकिन सोमपाल कौर ने बलजिंदर की बात मानने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर घर में तनाव बढ़ने लगा। सोमपाल कौर ने खेतों में काम करना बंद नहीं किया था और अब उसे इस बात का डर सताने लगा था कि किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखकर एक दिन उसने सोमपाल कौर ने पिंदा से बलजिंदर को रास्ते से हटाने को कह दिया ताकि उसकी जिंदगी में कोई रुकावट ना आए। यह 2 अप्रैल 2017 की बात है। अगले दिन पिंदा के घर पर बलजिंदर की हत्या की योजना बनाई गई, जिसमें पिंदा ने सोमपाल कौर के अलावा परमजीत कौर और गांव के कुलविंदर सिंह उर्फ भूप को पैसों का लालच देकर शामिल किया। योजना यह थी कि जिस दिन बलजिंदर का भाई राजेंद्र किसी दूसरे गांव में कंबाइन चलाने जाएगा, उसी दिन हत्या कर दी जाएगी। गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी थी और राजेंद्र बैसाखी वाले दिन पड़ोसी गांव लखमी रेहाना चला गया। उसी दिन 14 अप्रैल 2017 की शाम, जब बलजिंदर अपने काम से घर लौट रहा था, उसे रास्ते में कुलविंदर सिंह और पिंदा मिल गए। बलजिंदर उनके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन बैसाखी मनाने के बहाने उन्होंने उसे जबरदस्ती घर ले गए। परमजीत कौर और सोमपाल कौर दूसरे कमरे में मौजूद थीं। वहां शराब का दौर चला और बलजिंदर को अधिक शराब पिलाकर उसे नशे में कर दिया गया। इसके बाद चारों उसे बातों में उलझाकर भुल्लर गांव के पास नहर पर ले गए। चूंकि बलजिंदर नशे का आदी नहीं था, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वह वही कर रहा था जो वे कह रहे थे। नहर के पास पहुंचकर चारों ने बलजिंदर के सिर पर बंधे पटके को उसके गले में डालकर कस दिया। सोमपाल कौर ने उसके बाजू और परमजीत कौर ने उसकी टांगें पकड़ी। पिंदा और कुलविंदर ने दोनों ओर से पटका खींचकर गला कस दिया। इसके बाद लाश नहर में फेंककर सभी अपने अपने घर चले गए। योजनानुसार रात 11 बजे सोमपाल कौर ने राजेंद्र को फोन कर बलजिंदर के घर न आने की जानकारी दी। इस जघन्य हत्या के मामले में सभी आरोपी सोमपाल कौर, परमजीत कौर, पिंदा और कुलविंदर सिंह को अदालत ने दोषी पाया और उन्हें उम्र भर की सजा सुनाई। यह सजा उन्हें उनके अपराधों की गंभीरता को देखते हुए दी गई, ताकि उनके अपराधों का सबक लिया जा सके और न्याय सुनिश्चित किया जा सके। आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। ये बात 2012 की है। अर्चना रावत अपने परिवार के साथ लखनऊ के विभूति खंड इलाके के विजयपुर गांव में रहती थीं। अर्चना का परिवार उनके भाई कमलेश, हरीश और सुरेश के साथ पूरा होता था। वह अपनी भाभी रानी को भी बहुत मानती थीं और उनके साथ उनके रिश्ते बेहद अच्छे थे। अर्चना को पहले पुलिस कंट्रोल रूम में तैनात किया गया था। बाद में उनकी तैनाती विभूति खंड थाने में की गई, लेकिन उन्होंने वहां कार्यभार नहीं संभाला। इसके चलते उनकी ड्यूटी लखनऊ पुलिस लाइन में लगा दी गई। 15 दिसंबर 2015 को अर्चना ने अपने परिवार को बताया कि वह एक हत्याकांड की जांच के सिलसिले में पुलिस टीम के साथ लुधियाना जा रही है। दरअसल लखनऊ में बने एक 5 स्टार होटल के मैनेजर नमन की हत्या हो गई थी। पुलिस हत्या के खुलासे के लिए हाथ पैर मार रही थी। इस हाई प्रोफाइल केस के बारे में लखनऊ में हर किसी को पता था। अर्चना के घर वालों को भी इस बात पर यकीन हो गया था कि वह लुधियाना जा रही है। यह हाई प्रोफाइल केस पूरे लखनऊ में चर्चा का विषय बन चुका था। इस चर्चित मामले की वजह से घर वालों को यकीन हो गया कि अर्चना एक अहम मिशन पर है। लेकिन 19 दिसंबर 2015 को हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के नया बांस गांव के कुएं में एक महिला की लाश मिलने से मामला उलझ गया। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि पहचान करना मुश्किल था। हापुड़ पुलिस को मौके पर एक एटीएम कार्ड मिला,
जिससे पता चला कि वह लाश अर्चना रावत की है। यह खबर अर्चना के परिवार पर बिजली बनकर गिरी। अर्चना, जो लुधियाना जाने की बात कहकर घर से निकली थी, हापुड़ के कुएं में मृत पाई गई। जब अर्चना की मौत की खबर उनके परिवार को मिली तो वे हैरान रह गए। उनके घर वालों का कहना था कि अर्चना ने खुद बताया था कि वह नमन हत्याकांड की जांच के लिए लुधियाना जा रही है। फिर वह हापुड़ के कुएं में कैसे पहुंच गई? यह सवाल हर किसी को उलझा रहा था। अर्चना की मौत ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी थी। परिवार का कहना था कि वह नमन वर्मा हत्याकांड की जांच में पुलिस टीम के साथ दबिश पर गई थी। यह सुनकर हर किसी के मन में सवाल उठ रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन दावों को खारिज कर दिया। एसएसपी के मुताबिक अर्चना ने 16 दिसंबर को लखनऊ पुलिस लाइन में अपनी सैलरी ली थी। उसके बाद वह कहां गई, किससे मिली और किन हालात में उसकी मौत हुई, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पुलिस का इनकार और परिवार का आरोप दोनों ने मामले को उलझा दिया था। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर सच क्या है। क्या अर्चना की मौत नमन हत्याकांड से जुड़ी थी या यह कोई अलग ही कहानी थी? पुलिस ने अर्चना रावत की मौत की जांच शुरू की तो सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली गई। इस जांच में एक बड़ा सुराग मिला। अर्चना की आखिरी कॉल सिपाही प्रदीप को की गई थी। यह पता चलते ही पुलिस ने प्रदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। प्रदीप ने पहले तो टालमटोल की, लेकिन जब सख्ती हुई तो उसने कबूल किया कि 16 दिसंबर को वह अर्चना से मिला था। दोनों के बीच कुछ बात हुई थी, लेकिन उसने यह कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की कि उसकी मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस के लिए बिना सबूत किसी पुलिस वाले पर सख्ती करना आसान नहीं था, इसलिए पुलिस ने प्रदीप की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला कि जिस जगह अर्चना की लाश मिली थी उसी लोकेशन पर प्रदीप की मोबाइल लोकेशन भी दर्ज हुई थी। यह जानकारी पुलिस के लिए चौंकाने वाली थी। इसके अलावा पुलिस को इलाके के सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जिसमें प्रदीप और अर्चना को एक ही समय पर वहां देखा गया। इन सबूतों के आधार पर प्रदीप को एक बार फिर थाने बुलाया गया। जब पुलिस ने उसके सामने कॉल डिटेल्स, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज पेश किए तो वह घबरा गया। उसकी चालाकी और झूठ लंबे समय तक नहीं टिक सके। इस आमने सामने के बाद कहानी ने नया मोड़ लिया। पुलिस को यकीन था कि अब सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकती। जब प्रदीप को पुलिस ने ठोस सबूतों के साथ घेरा तो आखिरकार उसने सच कबूल कर लिया। उसने न केवल अर्चना की हत्या की बात मानी, बल्कि एक कहानी सुनाई जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। प्रदीप उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के गांव दुजाना का रहने वाला था। साल 2012 में वह उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में भर्ती हुआ। उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ जिले के गाजीपुर थाने में हुई। लखनऊ में जब मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम की शुरुआत हुई तो प्रदीप की ड्यूटी वहीं लगाई गई। यहीं उसकी मुलाकात अर्चना रावत से हुई। अर्चना मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाली शिकायतों को बहुत अच्छे से संभालती थी। अर्चना की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके पति के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। इस कारण दोनों के बीच अलगाव हो गया और अर्चना अकेली ही रहने लगी। इस कठिन दौर में वह मॉडर्न पुलिस कंट्रोल रूम में अपने काम में पूरी तरह से डूबी रही। यहां प्रदीप और अर्चना के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। प्रदीप, जो अक्सर अर्चना के घर जाता और वहां आराम से समय बिताता था, धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। वह अर्चना के परिवार के सदस्य की तरह ही वहां रहने और खाने पीने लगा था। यह करीबी दोस्ती जल्द ही एक गहरे रिश्ते में बदल गई। अर्चना ने प्रदीप को अपने जीवन साथी के रूप में देखना शुरू कर दिया था। हालांकि प्रदीप ने कभी अर्चना को यह नहीं बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा था। जब अर्चना ने एक दिन प्रदीप से अपनी शादी की बात चलाई तो प्रदीप को सच्चाई का सामना करना पड़ा। उसने अर्चना को समझाया कि वह पहले से शादीशुदा है और इस छिपी हुई सच्चाई ने दोनों के रिश्ते में एक खामोशी पैदा कर दी, जो बाद में विवाद और मतभेदों की वजह बनी। तभी प्रदीप के 5 साल के बेटे की तबीयत खराब हो गई। प्रदीप ने यह बात अर्चना को बताई और घर जाने के लिए कहा, लेकिन अर्चना को लगा कि वह बहाना बनाकर घर जा रहा है। अर्चना ने प्रदीप को धमकी दी कि अगर वह घर गया तो वह उसके खिलाफ शोषण का मुकदमा दर्ज करवा देगी। बदनामी के डर से प्रदीप ने घर जाने का विचार टाल दिया, लेकिन बीमारी के चलते प्रदीप के बेटे की मौत हो गई, जिससे वह गहरे दुख में डूब गया। अब प्रदीप हर हाल में अर्चना से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अर्चना ने प्रदीप से उसकी पत्नी और परिवार के मोबाइल नंबर ले लिए और उन्हें भी फोन करके धमकी देने लगी। अब वह पूरी तरह से प्रदीप को मानसिक रूप से परेशान करने पर उतर आई थी। कोई रास्ता न देख
प्रदीप ने अपना तबादला लखनऊ से मुरादाबाद करवा लिया था, जहां उसे पुलिस लाइन में तैनाती मिल गई। प्रदीप को उम्मीद थी कि यहां जाकर वह अर्चना से पूरी तरह से दूरी बना सकेगा, लेकिन अर्चना का पीछा अब भी उसे नहीं छोड़ने वाला था। मुरादाबाद तबादला होने के बाद भी अर्चना ने प्रदीप से संपर्क बनाए रखा और उसे मानसिक रूप से परेशान करने का सिलसिला जारी रखा। वह लगातार प्रदीप पर दबाव बना रही थी कि वह उसे अपने माता पिता से मिलवाए। 15 दिसंबर 2015 को अर्चना ने लुधियाना जाने का बहाना बनाकर घर से निकलने का फैसला किया। उसने अपनी स्कूटी चारबाग रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी की और दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़कर 16 दिसंबर 2015 की सुबह मुरादाबाद पहुंच गई। प्रदीप ने अर्चना को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक होटल में ठहराया। दोनों रात भर होटल में रहे, जहां प्रदीप अर्चना को समझाने की कोशिश करता रहा कि वह अपने माता पिता से मिलने की बात छोड़ दे, लेकिन अर्चना किसी भी कीमत पर प्रदीप के गांव जाना चाहती थी। उसका मन था कि प्रदीप के माता पिता उसे अपना समर्थन दें, जिससे प्रदीप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर उसके साथ रहने लगे। 17 दिसंबर 2015 को ड्यूटी के बाद प्रदीप ने अर्चना को अपनी मोटरसाइकिल से गांव ले जाने का फैसला किया। रास्ते में भी प्रदीप उसे समझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अर्चना किसी भी तरह इस विचार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब वह सिंभावली थाना क्षेत्र के गांव नया बांस के पास पहुंचे तो प्रदीप ने अचानक अपनी मोटरसाइकिल को हाईवे से मोड़कर नहर की पटरी पर ले लिया। गन्ने के खेत के पास पहुंचते ही उसने अर्चना को मोटरसाइकिल से उतरने को कहा और उसे थप्पड़ मारा। जब अर्चना ने इसका विरोध किया तो प्रदीप ने पास में पड़े एक डंडे से बेरहमी से उसे पीटा और मार डाला। मौत के बाद प्रदीप ने डंडा दूर फेंक दिया और अर्चना की लाश को पास के एक कुएं में डाल दिया, ताकि किसी को शक न हो। हत्या के बाद प्रदीप मुरादाबाद लौट आया और उसने अर्चना का मोबाइल फोन और पर्स अपने पास रख लिया। मुरादाबाद आकर प्रदीप ने अर्चना का मोबाइल फोन बंद करके एक बैग में रखा और उस बैग को लखनऊ जाने वाली ट्रेन में रख दिया। प्रदीप का विचार था कि जब अर्चना के घर वालों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी तो पुलिस फोन नंबरों को ट्रैक करेगी और वह अपने ख्याल से उस नंबर पर कॉल करके अर्चना के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। वह चाहता था कि बैग में रखा फोन किसी और के हाथ लग जाए ताकि पुलिस उसे ट्रैक करे और इस दौरान प्रदीप के खिलाफ कोई भी सुराग न मिले। लेकिन प्रदीप से एक बड़ी गलती हो गई। उसने अर्चना का जैकेट मौके पर ही छोड़ दिया था। उस जैकेट की जेब में पुलिस को एटीएम कार्ड मिला, जिससे पुलिस को अर्चना की पहचान करने में मदद मिली। जैकेट की खोज से पुलिस को यह स्पष्ट हो गया कि शव अर्चना का था और वह प्रदीप तक पहुंचने में कामयाब हो गई। प्रदीप को अर्चना की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और जब अदालत में उसका मुकदमा चला तो उसे हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा के अलावा प्रदीप के जीवन में आने वाला नुकसान भी बहुत बड़ा था। पहले ही एक परेशान और मानसिक दबाव में रहने वाला प्रदीप अब जेल में सजा काटने का सामना कर रहा था। उसकी नौकरी खत्म हो गई थी और पुलिस विभाग में उसकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई थी। साथ ही प्रदीप के परिवार को भी काफी सामाजिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक पुलिस वाले के रूप में उसकी भूमिका ने परिवार पर बहुत नकारात्मक असर डाला। अर्चना की हत्या से न केवल प्रदीप की जिंदगी बदल गई, बल्कि अर्चना के परिवार के लिए भी यह एक अपूरणीय क्षति थी। अर्चना का जीवन और उसकी उम्मीदें अचानक खत्म हो गईं और उसके परिवार को इस दर्दनाक हादसे के बाद कभी भी भरपाई नहीं हो सकी। अर्चना के परिवार ने न्याय की उम्मीद में अदालत की तरफ देखा और इस तरह की घटनाओं से समाज में अपराधियों के लिए एक कड़ा संदेश गया। इस केस ने यह भी साबित किया कि रिश्तों की गलतफहमी और मानसिक तनाव किसी भी व्यक्ति को खतरनाक फैसलों की ओर ले जा सकते हैं और इसके परिणाम बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।